हमारी आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएफ स्किनर के एक बेहद दिलचस्प सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, पर बात करने वाले हैं। सोचिए, हमारे काम के बाद जो नतीजा आता है वही हमारे अगले कदम को तय करता है ना कमाल की बात। मनोविज्ञान की दुनिया को बदलकर रख देने वाले इस सिद्धांत की हर बारीकी को आज हम बहुत करीब से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस सिद्धांत के परिचय और इतिहास को जानेंगे, फिर उस मशहूर स्किनर बॉक्स प्रयोग को देखेंगे। इसके बाद पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट के प्रकार, शिक्षा में इसके फायदे और आखिर में इस सिद्धांत की कुछ कमियों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का परिचय। देखते हैं कि आखिर इस विचार ने सीखने के तरीके को कैसे एक नया नजरिया दिया। अब देखिए, यहाँ पावलोव और स्किनर के सोचने के तरीके में एक बहुत ही मजेदार अंतर दिखता है। इवान पावलोव जैसे शुरुआती मनोवैज्ञानिकों का पूरा ध्यान कुत्तों जैसे निष्क्रिय विषयों पर था, जो बस घंटी बजने पर प्रतिक्रिया करते थे। लेकिन स्किनर कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें ऐसे सक्रिय विषयों की तलाश थी जो आज़ादी से घूम सकें, अपनी मर्जी से काम कर सकें और अपने ही कामों के नतीजों से सीख सकें। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इसी सोच के साथ साल 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए बीएफ स्किनर ने इस सक्रिय अधिगम सिद्धांत की नींव रखी। इसे नैमित्तिक या कार्यात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है। उनका सीधा सा लक्ष्य था व्यवहार को बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक तरीके से मापना। तो चलिए अब अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम स्किनर के उस सबसे मशहूर प्रयोग की बात करेंगे जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, स्किनर बॉक्स। ये पूरा प्रयोग सीखने की सक्रिय प्रक्रिया को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक भूखे चूहे को इस खास बॉक्स में छोड़ दिया गया। शुरू में वो बस इधर उधर भागता है, उछल कूद करता है। फिर अचानक, अनजाने में ही सही, उसका पैर एक लीवर पर पड़ता है। खट से एक अलग तरह की आवाज होती है और एक तश्तरी में खाना आ जाता है। अब जब यह सिलसिला कई बार होता है तो चूहा समझ जाता है। वो जानबूझकर लिवर दबाना और अपना खाना हासिल करना सीख जाता है। अगर हम स्किनर के इन ओरिजिनल नोट्स पर नजर डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि वो व्यवहार को कितनी बारीकी से मापना चाहते थे। उन्होंने लीवर दबाने जैसी एक बेहद मामूली सी हरकत को भी सीखने की एक इकाई में बदल दिया। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि सीखने के लिए पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का होना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 3 पर। यहां हम इसी पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट को थोड़ा गहराई से समझेंगे। सच कहूं तो किसी भी सीखे गए व्यवहार के पीछे असली ताकत यही है। तो असल में ये पुनर्बलन है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये कोई भी ऐसा उद्दीपन या ट्रिगर है जो इस बात की गारंटी देता है कि कोई अनुक्रिया भविष्य में दोबारा होगी या नहीं। यानी यही वो चीज है जो हमारी किसी भी सक्रिय प्रतिक्रिया को और मजबूत बनाती है। अब ये पुनर्बलन मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ अच्छा जोड़ते हैं, जैसे भूखे इंसान को खाना देना, पैसे कमाना या समाज में तारीफ मिलना। वहीं दूसरी तरफ ऋणात्मक या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब किसी को सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है किसी बुरी या अनचाही चीज को हटा देना, जैसे किसी डरावने कुत्ते को दूर भगाना, बिजली का झटका रोकना या कोई तेज चुभने वाली आवाज को बंद कर देना। मजे की बात यह है कि इन दोनों ही तरीकों से व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ इस स्रोत सामग्री को देखने पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हमारी अंदरूनी जरूरतें और बाहरी हालात दोनों मिलकर हमें कोई काम करने के लिए धक्का देते हैं। यानी जीव के अंदर की वो बेचैनी या बाहर का कोई लालच उसे स्वाभाविक रूप से उस पुनर्बलन को हासिल करने के लिए मजबूर कर ही देता है। चलिए अब प्रयोगशाला से बाहर निकलते हैं और अपने भाग 4 की तरफ चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि क्लासरूम में यानी असल जिंदगी की शिक्षा में इसका क्या इस्तेमाल है। आज के समय में शिक्षक इस ऑपरेंट कंडीशनिंग का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इसी की मदद से बच्चों में समाज के हिसाब से सही व्यवहार विकसित किया जाता है। ये भाषा और नए शब्द सीखने में भी कमाल का काम करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये मुश्किल और पेचीदा विषयों को छोटे छोटे आसान कदमों में बांट देता है, जिससे बच्चों को जल्दी सफलता मिलती है और वो तुरंत खुद का मूल्यांकन भी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षकों के लिए स्किनर ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी है। उनका साफ कहना था कि छात्रों को सजा देने से हमेशा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दंड देने से सीखने की रफ्तार असल में धीमी पड़ जाती है।
अगर हम चाहते हैं कि कोई जल्दी सीखें तो उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स और प्रोत्साहन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये पूरी तरह से विज्ञान पर टिका है, तो ये अंधविश्वासों को जड़ से खत्म करता है। लगातार प्रैक्टिस और उसके नतीजों को देखकर छात्र बहुत ही मजबूत और स्थिर आदतें बना लेते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके व्यवहार में बहुत तेजी से वो बदलाव आते हैं जो हम चाहते हैं। इन शैक्षिक नोट से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, किसी भी बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए सही वक्त पर दिया गया टारगेटेड रीइंफोर्समेंट ही सबसे बड़ी चाबी है। सही समय पर मिला एक छोटा सा इनाम भी बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देता है। खैर, हर विज्ञान के सिद्धांत की तरह इस सिद्धांत की भी कुछ हदें हैं, और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, सिद्धांत की सीमाएं और आलोचनाएं। अब आलोचकों की बातें सुनना भी काफी दिलचस्प है। उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि भाई स्किनर ने अपने प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किए थे, लेकिन इंसान तो बहुत ज्यादा समझदार और सोचने विचारने वाले प्राणी है ना। हम हर चीज को सिर्फ बाहरी लालच के लिए नहीं सीखते। और जरा सोचिए, एक भरी हुई क्लास में क्या किसी टीचर के लिए मुमकिन है कि वो हर एक बच्चे के हर एक सही व्यवहार पर तुरंत कोई इनाम दे? बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब तक एक टीचर बच्चे के अंदर चल रही उथल-पुथल, उसकी दिमागी अवस्था और भावनाओं को नहीं समझेगा, तब तक पढ़ाई का कोई असली मतलब नहीं है। सिर्फ बाहर से दिखने वाले बर्ताव को कंट्रोल करना ही काफी नहीं होता। तो जाते जाते ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। स्किनर कहते हैं कि प्रतिक्रिया करना जीव का स्वभाव है, लेकिन क्या हम सब वाकई एक बहुत बड़े से स्किनर बॉक्स में बैठे हुए कुछ जटिल जीव मात्र हैं जो सिर्फ इनाम और सजा के हिसाब से काम कर रहे हैं? या फिर इंसान के दिमाग को चलाने वाली कोई और भी गहरी, कोई अंदरूनी ताकत है? इस सवाल पर जरा सोचिएगा जरूर। हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।